बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज हम मईशत के ऊपर खुसूसी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान की मईशत जो कि कोरोना से पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अब मज़ीद ख़राब हो गई है। आलमी बैंक ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहा है कि इस वक्त कोरोना के जो असरात हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, वो मजमूई जो हमारी GDP है उससे -1.3% तक कम हो सकते हैं। और जबकि जो हुकूमत पाकिस्तान के आज़ाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि 3.3% GDP थी पिछले साल, यानी जो हमारी GDP की शरह थी, और अब वो 1.5 माइनस मनफी पे जा सकती है। जो अहदाफ हैं हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के, टैक्स की जो वसूली के, वो भी बहुत ज़्यादा कम है और 426 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था, जबकि 256.679% के जो अहदाफ है वो हुए हैं, यानी 50% तो यहीं पे पाकिस्तान को जो आमदनी है वो नहीं हो सकी। इसी तरह से इस साल टैक्सों की जो वसूली थी 3.9 खरब रुपए की, उसमें कमी वाक़ई होगी। महसूलात के लिए 3.908 ट्रिलियन रुपए के नज़रसानी शुदा हदफ जो कि IMF ने दिया था, उसको पूरा करने के लिए FBR को मई और जून में 500 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम की ज़रूरत है। हुकूमत कहती है 30 लाख लोग बेरोज़गार हो सकते हैं, जबकि जो एपाइड है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, वो ये कहता है कि 1.80 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने की जो है वो पेशन गोई है, और ये लग रहा है कि हो जाएगी। हुकूमत ने 1.24 अरब रुपए का बहाली पैकेज दिया है, जबकि हुकूमत को आलमी इदारों की तरफ से 5 अरब रुपए मिलने का इम्कान मिले हैं, जबकि 2 अरब रुपए की मजीद पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है G20 ममालिक से। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसा होगा बजट और कैसी होगी मईशत कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद? कोई और नहीं, इस वक्त हमारे बहुत ख़ास मेहमान है जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे इस मामले पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मईशत की? जो पहले भी आप कहते रहे हमेशा ही कि बीमार मईशत है, अब कोरोना के बाद की सूरत हाल क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत ही मुनासिब जायज़ा पेश किया माशी हालात का। सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में और क्या इसमें मज़ीद मुश्किलात पेश हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक दो जो अच्छी चीज़ें हुई हैं वो बता दूं, ताकि कुछ खुशखबरी तो हो। बिल्कुल। और उसमें यह है कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आई है। महंगाई इस साल के आगाज में तकरीबन 15% तक अफरात ज़र पहुंच चुका था। अब अल्लाह के फजल से ये 8-8.5% पे है, और आने वाले दिनों में तेल के गिरावट के बाद, जब से तेल की कीमतें 30 से 40% गिरी हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रमजान के बाद ये 6% तक भी आ सकते हैं। एक तो ये अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने समझदारी का इजहार किया है और सरे सूद को 13.25% से कम कर वो इस वक्त उसे 8% पे ले आए हैं। उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अलबत्ता जो मुश्किलात हैं उसके बारे में थोड़ा सा और मैं कह दूं। एक तो ये कि बरामदात जो हमारे हैं, एक्सपोर्ट्स, वो अप्रैल के महीने में तकरीबन 50% गिर गए। ये तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमारी जो इंडस्ट्री है, सनती शोबा जो है, उसकी पैदावार में मार्च के महीने में 23% कमी आई। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। तो लिहाजा असरात बहुत ही नेगेटिव हैं और परेशान कुन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना के बाद क्या होगा। मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने जो एस्टिमेट किए हैं जी, वो खुदा करे कि बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। इसलिए कि अगर उनके फिगर करेक्ट हो तो उसके माने ये कि बेरोजगारी पाकिस्तान में 40% हो जाएगी। यानी कि 10 वर्कर्स में 4 बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा मुल्क में जी। कुछ दूसरे अंदाजे ये हैं कि इस वक्त पहले जो मार्च के बाद में जो पहला इम्पैक्ट हुआ है जी, उसके नतीजे में तकरीबन 50 या 60 लाख लोग
बेरोजगार हुए हैं और हो सकता है कि बेरोजगारी में वक्ती तौर पर कुछ कमी इसलिए भी आ रही है कि लॉकडाउन को बहुत ही आपने हल्का कर दिया है। लिहाजा उस लिहाज से हालत कुछ बेहतर है, मगर इसमें खतरा तो आपको पता है कि कोरोना और भी फैल सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त है, तारीख का तकरीबन सबसे मुश्किल वक्त है। अब देखिए, अल्लाह के फजल से हम दुआ करते हैं कि आगे वाले दिनों में कुछ हालात समझ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज़ जो मैं आपका पढ़ भी रही थी, जो 19 मई को आपका बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल छपा, उसमें आपने ये कहा कि 9.8% तक तो हमारा जो बजट खसारा है वो जा सकता है, जो कि पहले 7.3% पे था। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है $5 अरब का हमें रिलीफ मिला है कर्ज़ों की मद में। 2 अरब का आज पाकिस्तान कह रहा है और इम्कान है कि वो भी मिल जाएगा। तो उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान की इकॉनमी को? देखिए, हमें जो बजट लाना है, और हमारे जो फाइनेंस के जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर हफीज शेख, उन्होंने 2 बड़ी मुनासिब बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ये बजट जो होगा इसका रुझान कोरोना की तरफ है और ये रिलीफ की तरफ इसका रुझान होगा, और हम सेहत पर खर्चे बढ़ाएंगे, रिलीफ पैकेजेस को जारी रखेंगे। और कल उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है कि इस बजट में कोई नया टैक्सेशन नहीं लगेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल मुनासिब डिसीशंस हैं और हम इन्हें वेलकम करते हैं, मगर उन्हें IMF से बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए IMF ने जो ढांचा बनाया है उसमें अगले साल तकरीबन ये बजट जो आना है जून की 12 तारीख को, उसमें वो कह रहे हैं कि 800 अरब की एडिशनल टैक्सेशन लगाइए आप। अगर ऐसा हुआ तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि एक लिहाज से इकॉनमी खत्म हो जाएगी और बिल्कुल सांस लेने की गुंजाइश नहीं होगी। अलबत्ता IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जी ने कहा है कि इतना सख्त नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा उसमें भी, जो उनका टारगेट दिया गया था पाकिस्तान को? ज़ाहिर है पाकिस्तान तो वो अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसमें कुछ थोड़ा सा बेल आउट करेंगे वो पाकिस्तान को, और अगर नहीं करते तो फिर उनकी शराइत और सख्त हो जाएंगी। वो शराइत क्या हो सकती हैं डॉक्टर साहब? देखिए, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ, मेरा तो अंदाज़ा ये है कि चूंकि IMF के जो सरबराह हैं वो बहुत मुनासिब बातें कर रही हैं, उनको एहसास है कि दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं वो बड़ी मुश्किलात में फंसे हुए हैं, और IMF ने एक रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी जारी की है और पाकिस्तान को $1.4 अरब मिल चुके हैं। मेरा अंदाजा यह है कि 2 एक्सट्रीम्स के बीच में होगा, तो कुछ टैक्सेशन करनी पड़ेगी 100, 150, 200 अरब की। 800 अरब तो गैर मुमकिन सी बात है। दूसरी तरफ उन्होंने खर्चे में भी कमी का हमसे कहा है। यह मैं समझता हूं कि जो हमारे करंट एक्सपेंडिचर हैं मिनिस्ट्रीज वगैरह के, उसमें यकीनन गुंजाइश है और गवर्नमेंट को इकोनॉमी एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो पैसा हमारे पास है, और ख़ास तौर पे जब सूद की कमी से हमें तकरीबन 950 अरब का फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा 2 चीज़ों में लगाएं। एक तो ये कि रिलीफ पैकेजेस जारी रखें जब तक हालात ख़राब रहें, इंसेंटिव्स दें इंडस्ट्री को, और हमारा जो डेवलपमेंट का जो बजट है उसमें इजाफा करें और ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाएं जिससे रोजगार पैदा हो, कंस्ट्रक्शन का रुझान हो। तो एक मौका है पाकिस्तान को एक सेंसिबल बैलेंस्ड बजट लाने का। इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि IMF काफी हद तक अपने कंडीशंस को रिलैक्स करने के लिए शायद तैयार हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका जो आर्टिकल था उसमें यह भी लिखा है कि 1400 ओवरऑल 1400 बिलियन जो है उसकी फिस्कल स्पेस जो है वो निकलती है, और उसको आपने बाइफिकेट भी किया है। उसमें आप कह रहे हैं 300 अरब रुपए रिलीफ के लिए छोड़ दें, 100 अरब रुपए आप PSTP के लिए, 150 अरब जो है वो डिफेंस के लिए भी दे दें, लेकिन शरह सूद 7% जो है वो करनी पड़ेगी। आपको लगता है शरह सूद मजीद कम की जा सकती है, की जाएगी, और क्या ये जो फिस्कल स्पेस
रेस है 14 अरब की, 1400 की, ये क्या है सर? देखिए, बात यह है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पहले पॉलिसी थी उससे हम सब नाला थे। अल्लाह के फजल से स्टेट बैंक ने पिछले 2 महीनों में मैं समझता हूं कि बड़ा समझदारी का इजहार किया है। 2 चीजें उन्होंने की हैं जो बहुत मुनासिब हैं। एक तो सरे सूद को उन्होंने 13.25% से 2 महीने के अंदर 8% पे ले आए हैं, और इंशाल्लाह हम सब की उम्मीद है कि आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो जुलाई में होगी, सरे सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स और कम हो सकते हैं। अच्छा, तो प्रिंसिपल पॉलिसी इख्तियार अब किया है। दूसरी तरफ बहुत से फाइनेंसिंग पैकेजेस उन्होंने ऑफर किए हैं, लोगों के रोजगार के लिए फाइनेंसिंग सॉफ्ट टर्म्स पे ऑफर किया है, ये भी बहुत मुनासिब स्टेप है। तो अब मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि हालात कुछ हद तक संभले रहे हैं। ये मुमकिन है, यानी आप जो आउटलाइन दे रहे हैं ये आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग है, जो आपका जो सर्कुलर डेट है, उसका डॉक्टर साहब क्या करेंगे? वो तो बहुत बढ़ गया है, वो गर्दिशी कर्जा जो है उसको किस तरह से पाकिस्तान जो है वो मीट करेगा? और फिर तारीख की सबसे कम इस वक्त पर कैपिटा के ऊपर पाकिस्तान पहुंच गया। जी, आपने मुनासिब मसलों पर जिक्र किया है। देखिए, जो डेट सर्विसिंग का बोझ है पाकिस्तान का, मैं बाहर के खर्चों की बात कर रहा हूं, तकरीबन अब ये 12 से 13 अरब डॉलर के लेवल तक पहुंच चुका है। आने वाले साल में ये इस लेवल पे हो जाएगा। दूसरी तरफ जो तिजारत का खसारा है वो 5 से 6 अरब डॉलर हो सकता है तेल के गिरने के बावजूद। तो तकरीबन 18 से 19 अरब डॉलर की हमें अगले साल डॉलर्स की जरूरत है। जो हमें रिलीफ अभी तक मिला है वेल डिफाइंड, वो तकरीबन 3 अरब डॉलर तक का मिला है। वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है, रिलीफ नहीं है, लोन दिया है, पैसे दिए हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है और IMF ने भी दिया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि G20 से भी कुछ पैसे लें, मगर मैं अंदाजा यह है कि सख्त हालात हैं। डेट सर्विसिंग को करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता जाएगा। उसकी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स में अगर 40 से 50% कमी रही और रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गए 15 से 20%, तो हालात काफी खराब हो सकते हैं और हमारे करेंसी पर खुदा न खास्ता कुछ प्रेशर भी पड़ सकता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल मामला जो है, बाहर के साथ जो ताल्लुकात हैं, उनमें कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए कि अब इन्वेस्टमेंट भी कम होगा बाहर से, और बाहर से पैसा कम आएगा। तो हमें बिल्कुल अपने, जिसे कहते हैं ना, पोजीशन को बिल्कुल टाइट रखनी पड़ेगी, इंपोर्ट्स को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, ताकि खुदा न खास्ता रिजर्व्स हमारे बहुत ज्यादा न गिर जाए। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे होगा? क्योंकि एक्सपेंडिचर्स एक तरफ हैं, उस पर भी कमी, बरामदात का ना होना वो भी एक मसला। तो हुकूमती तरजीहात यानी डायरेक्शंस जो हैं वो आपको सही लग रही हैं कि वो एक तो प्रायोरिटीज़ और दूसरी डायरेक्शन यानी उनका वे फॉरवर्ड जो उन्होंने तय किया अपने लिए, आपको वो मुनासिब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अगले 1 साल के अंदर कुछ ऐसा कर पाएगा कि उसके लिए मुसीबतें कम हों? मुसीबतें तो होंगी लेकिन कदरें कम हों। देखिए, सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट्स जितनी भी गुंजाइश है उसको पूरी तौर पर उससे फायदा उठाना है। आपने एक्सपोर्ट्स को इस बजट में सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स देने हैं। ये जो जीरो रेटिंग का निजाम आपने खत्म किया था उसे वापस लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में कमी की गुंजाइश इसलिए पैदा हो रही है कि तेल की कीमत कम हो गई है, LNG की भी कीमत कम हुई है, और कोयले की भी सबसे जो नया हमारा फ्यूल है उसमें भी नुमाया तौर पर कमी आई है। तो अगर हमने टैरिफ्स को ज्यादा कम नहीं किया तो इस साल सर्कुलर डेट में इजाफा कुछ कम हो सकता है। मगर मेरी गुजारिश ये है कि हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कुछ हद तक टैरिफ्स कम करें
बिजली और गैस की कीमतें कुछ कम करें ताकि उससे भी आपके प्रोडक्शन को कुछ इंसेंटिव्स मिले। तो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम रहेगा। अभी उन्होंने एक सुकुक बॉन्ड फ्लोट किया है 200 अरब का, और अल्लाह के फजल से रिस्पांस मार्केट से बड़ा अच्छा मिला है। तकरीबन 300 अरब का पैसा ऑफर किया गया है। तो ये 200 अरब जो है इस साल की जो रिक्वायरमेंट लिक्विडिटी की है वो शायद उसको पूरा करने में बहुत हमारा साथ देगा। और पीएसटीपी के बारे में आपको क्या लगता है, उसका भी करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहा, और दूसरा सीपैक जो कि हम उसको गेम चेंजर समझते हैं, क्या आपको लगता है कि खुद इस वक्त जो कि चाइना की मईशत दबाव का शिकार है, सीपैक के ऊपर उसी तरह से उसी स्पीड के साथ काम हो सकता है? अल्लाह के फजल से चाइना ने काफ़ी तेज़ी से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। अगरचे उनके हालात अमेरिका से और ख़राब हो जाएं तिजारत के, तो यकीनन उनको पे बहुत बड़ा झटका पड़ सकता है, मगर इस वक्त रिकवरी की तरफ जा रहे हैं चाइना। और चाइना ने एज ऑलवेज हमारा बड़ा साथ दिया है, कोरोना में भी साथ दिया है। और इस साल आप देखिए कि हर चीज़ के बावजूद पहले 9 महीने में, ये तकरीबन 10 महीने हो गए, चाइना का पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया से सबसे ज्यादा है। तकरीबन $1 अरब तक एक महीने में आया है। और चाइना ने खास तौर पे इलेक्ट्रिकल जनरेशन में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और उनके तकरीबन सारे प्लांट्स ऑपरेशनल होते जा रहे हैं, और वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोयला, और उसकी कीमत गिर गई है। तो उस लिहाज से सीपैक से हमें फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि चाइना से कहें कि भाई ये रास्तों वास्तों का सिलसिला ठीक है, हम गुजारा कर लेंगे, आप हमारे साथ हमारे लिए जो हम बड़ा डैम बनाना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले 1-2 दिन में अनाउंस किया था, उसमें आप हमारा साथ दें। और चाइना तैयार है, इसलिए कि चाइना ने दुनिया के सबसे बड़े बड़े डैम्स बनाए हैं, उनके पास एक्सपर्टीज बहुत है। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट इन डैम्स एंड नॉट इन हाईवेज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चूंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं, ये दुनिया की मईशत जो है इस वक्त, उसने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को, और ख़ास करके कोरोना के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो आपको जो आलमी मईशत है उसके ऊपर क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर नज़र आ रहा है? उसमें चाइना प्रोमिनेंट है या कोई और मुल्क? लग तो ऐसे रहा है जैसे चाइना काफ़ी प्रोमिनेंटली ऊपर आएगा, और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है अब शायद उनका होगा। एक छोटा सा इशारा इस बात के सपोर्ट करने के लिए मैं कहूँ जो आपने जिक्र किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरा भला कहा है, और ये उन्होंने ये कहा है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द COVID-19। मगर आप देखिए कि पिछले 1-2 दिन में चाइना ने WHO को $2 अरब का बजट बढ़ा के दिया है। तो चाइना इज इन ए पोजिशन टू कम्पीट ग्लोबली नाउ विद अमेरिका, और ये एक बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट है। और अमेरिका को इस बात की यकीनन परेशानी बढ़ती जा रही है, और ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में एंटी चाइना रेटोरिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और खुद दूसरी तरफ जो एक चीज नजर आई है जी, कि यूरोप जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, और यूरोपियन यूनियन में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और उनको बहुत वक्त लगेगा रिकवर करने में। तो ये इस हाल ही में हमने देखा है कि चाइना के अंदर जो डॉलर के अंदर ट्रेड है उसको भी शायद नुकसान पहुंचा है। उससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा? और ज़ाहिर है कि अगर अमेरिका इस वक्त पेचो खम खा रहा है तो उसकी वजह यही है कि चाइना बहुत ऊपर आ गया, और उनकी इकॉनमी भी पीछे रह गई है, और शायद उनकी पॉलिटिक्स भी। तो आपने एक तो बात की, दूसरा ये जो ट्रेडिंग है उसके अंदर डॉलर के ऊपर जो एक असर पड़ा है, उसका क्या नुकसान होगा सर? देखिए, बात यह है कि अमेरिका दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, उनको बहुत नुकसान हुआ। एक वक्त तो आपको याद होगा पिछले कुछ 1-2 हफ्ते पहले अमेरिका के तेल की कीमत मनफी हो गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आने वाले
सालों में क्या अमेरिकन डॉलर रिजर्व करेंसी सारी दुनिया में रहेगा, इसलिए कि उसके लिए एक बहुत स्ट्रांग करेंसी की जरूरत होती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज युआन ये रोल अदा करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका जो पैसे छापता रहता है वो रुक जाएगा और अमेरिकी की तरक्की की रफ्तार बहुत कम हो सकती है। तो दुनिया एक बड़े इंपॉर्टेंट स्टेज पे है, पावर स्ट्रक्चर ग्लोबली बदल रहा है। अब देखिए आने वाले सालों में क्या होता है। अल्लाह के फजल से चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। हम मिलजुल कर कम से कम पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, और चाइना अब हमारे इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्टिव सेक्टर्स में करे और डैम्स में करे। इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज़ पाशा। बहुत तफसील से पाकिस्तान की दुनिया भर की इकॉनमी का एक नुक्ता नज़र आपके सामने पेश कर रहे थे, एक ओवरऑल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और इस वक्त जो आलमी मईशत को लाहक ख़तरात हैं, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, उसके ऊपर भी बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ वफाकी काबीना के जो अंदर इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ख़ास करके कल एक खुसूसी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है, वो क्यों तलब हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।